Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is your educator Sneha and this is your sociology class mega series का last part आपके लिए आ गया है and after this you will have all the important questions from sociology book जो 6 मई को आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं. So अगर अभी तक आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे सोशियोलॉजी की और वीडियोस भी हैं, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो सो दैट 6 मई को जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए आपको हेल्प मिले. और आपका जो CUET का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी इसी चैनल पे मैं क्वेश्चंस लाऊंगी सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स के मोस्ट प्रोबेबली. सो आप बने रहिए इस चैनल पे, इसीलिए सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और ताकि जब मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहुंच जाए तो बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलना. ठीक है, चलो इसी के साथ शुरू करते हैं. चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, ये भी आपका 10 मार्क का चैप्टर है एज यू ऑलरेडी नो वेरी वेल बच्चे. तो ये चैप्टर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. तो इस चैप्टर को समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं इसमें. पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एग्रेरियन स्ट्रक्चर. एग्रेरियन स्ट्रक्चर होता क्या है? सो डेफिनेटली लैंड होल्डिंग का जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है हमारे रूरल इंडिया में, क्योंकि ये चैप्टर अबाउट रूरल इंडिया है और एग्रेरियन का मतलब भी एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ होता है. तो रूरल एरिया में जो भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसको बोलते हैं एग्रेरियन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड टू. अगर कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, अगर आप पैसा दे रहे हो काम करवाने के अपने, तो डेफिनेटली आपके पास हर एक काम के लिए आप स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के हिसाब से वर्कर्स रख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से रूरल ट्रांसफॉर्मेशन आया? तो डेफिनेटली कल्टीवेशन बहुत इंटेंसिव बन गई थी, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम पे इंडिया को एक तरीके से अच्छी तरीके से बूम मारना था और वो बूम मारने का प्रोसेस इतना इजी नहीं था. तो अभी कल्टीवेशन इंटेंसिव करवाई इन्होंने कि अच्छे से एग्रीकल्चर करो, ज़्यादा प्रोड्यूस आना चाहिए ताकि इंडिया को रिलाई ना होना पड़े. इंक्रीज़ इन द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, डेफिनेटली एग्रीकल्चर लेबर के यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. शिफ्ट चेंज हो गया था पेमेंट ऑफ काइंड से पेमेंट ऑफ कैश तक, मतलब पहले ग्रेन्स दे दिए जाते थे लैंड में कल्टीवेशन के बदले में, पर अब वर्कर्स को प्रॉपरली तरीके से कैश मिलता था. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड कार्ल मार्क्स टर्म द सेपरेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो डाली है आपकी उस चैप्टर की कल्चरल चेंजेस की और शायद इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, उन दोनों में से एक वीडियो में मैंने आपसे बात करी है अबाउट कार्ल मार्क्स ने जो प्रोडक्शन के बारे में बात करी है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब वर्कर्स को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से अलग रख के देखा जाता है तो उसको एलिनेशन बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास, हमें पता ही है एम.एन. श्रीनिवास हमारे सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं और इन्होंने कह रहे हैं कि डोमिनेंट कास्ट किसको बोला है. सो डेफिनेटली इंडिया में 1 और 2 मेजर लैंड ओनिंग कास्ट है. ऐसा नहीं है कि कोई भी एक कास्ट है जो मेजर लैंड ओनिंग क्लास है. ठीक है, जो न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. सच ग्रुप्स को ही, ऐसे ही ग्रुप्स को हमारे सोशियोलॉजिस्ट ने डोमिनेंट कास्ट कहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ इंडिया स्टिल होल्ड्स द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस रिगार्डिंग फूड ग्रेन्स. तो इंडिया जो है सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी को किस तरीके से फेवर करता है व्हेन इट कम्स टू फूड ग्रेन्स. हम आत्मनिर्भर कैसे हैं? तो भैया सीधी सी बात है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो रखा है. लाइक हमारे को फ्रीडम है कि क्या ग्रो करना है क्या नहीं ग्रो करना है. एंड जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, ट्रेड फ्री हो गया, सब कुछ फ्री हो गया, तो इंडिया से चीज़ें लेके जाने लग गए लोग. ठीक है, हम एक्सपोर्ट भी हाई करने लग गए और डेफिनेटली हम फूड ग्रेन्स के मामले में तो हमको कुछ ज़्यादा इंपोर्ट करना ही नहीं पड़ता. वी आर सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत. नेक्स्ट, व्हाट फैक्टर्स लेड टू फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से समझना बच्चे. कह रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर लेबर फोर्स को फेमिनाइज करते हैं, जहाँ पे वीमेंस की एंट्री को अलाउ करते हैं. तो देखो क्या हो रहा था, हमको पता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था या अर्बनाइजेशन आ रहा था, तो जो मैन थे गांव के वो फटाफट से शिफ्ट हो रहे थे शहरों की तरफ. अब गांव में तो काम करने वाला कोई चाहिए ना, तो वीमेंस जो थी वो दोनों तरफ संभालती थी, घर भी संभालती थी और उसके साथ साथ वीमेंस जो थी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को भी संभालती थी. तो देयरफॉर धीरे धीरे एग्रीकल्चर, फिर आप बाद में देखते हो कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड टास्क बन जाता है, फीमेल ओरिएंटेड टास्क. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फुटलूज लेबर. फुटलूज लेबर क्या होता है?
देखो ये टर्म सबसे पहले कॉइंड की थी जैन ब्रेमान ने 1985 में। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था माइग्रेटिंग लेबर्स के डिस्क्राइब करने के लिए कि माइग्रेटिंग लेबर्स क्या क्या फील करते हैं। जैसे मान लो अगर एकदम से वो गांव से शहर आए तो पहली बात उनको घर नहीं मिलेगा रहने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक में भी अपने अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। तो सिंस द माइग्रेटिंग लेबर्स के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने के लिए कंपल्शन करना पड़ता है। दे हैव द कंपल्शन टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बेस्ड ऑन द डिमांड। उनको डिमांड के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। उनकी जॉब फिक्स नहीं है कि आपको कॉटन इंडस्ट्री में ही काम करना है या आपको सिल्क इंडस्ट्री में ही काम करना है। अगर अभी इस इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ेगी तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, दूसरी इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रीजंस ऑफ फार्मर सुसाइड। फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे थे? तो देखो पहली चीज़ है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद डेफिनेटली फार्मर्स, हर फार्मर्स के पास तो बच्चे इतना पैसा नहीं है ना कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फटाफट कर लेगा, ठीक है। तो देयरफॉर मोनोक्रॉप फार्मिंग करते थे क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न उनको आता ही नहीं था, या सीजन वाइज क्रॉपिंग पैटर्न करने हैं उसके लिए भी उनको इक्विपमेंट्स चाहिए जो उनके पास थे नहीं, ठीक है। डेट बर्टन बढ़ जा रहा था उनके पास, डेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, हाई कंपटीशन था क्योंकि लैंड ओनिंग जो बिग लैंड ओनिंग क्लासेस थी वो तो बढ़िया बढ़िया पैसा छाप रही थी आराम से, क्योंकि लैंड बड़ा है, वर्कर्स हायर कर रही हैं, कल्टीवेशन अच्छी हो रही है, कमा अच्छा रही है, प्रॉफिट, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एक तरीके से आप कह सकते हो मार्जिनलाइजेशन हो गया था, मतलब लो क्लास के जो लोअर फार्मर्स थे जिनके पास लैंड नहीं था वो एक अलग कम्युनिटी में आ गए थे और एक हाई बिग लैंड ओनिंग क्लास एक अलग कम्युनिटी में चली गई थी, जिसकी वजह से डेफिनेटली बच्चे फार्मर्स को क्या करेंगे, वो एक ऐसी कुछ सिचुएशन में आ गए जहाँ उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, तो देयरफॉर उन्होंने सुसाइड करना बेटर समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द लूप होल्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लैंड सीलिंग एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, समझो। कह रहा है कि लैंड सीलिंग एक्ट जो आया इसमें लूप होल्स क्या क्या थे। तो देखो लैंड सीलिंग एक्ट जो था वो इसलिए फिक्स किया गया था ताकि फिक्स द अपर लिमिट कि कितना एक कोई भी पर्टिकुलर बंदा कितने लैंड ओन कर सकता है, ये आपका इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल को एक्सेस लैंड, मतलब मान लो अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक लैंड ओनिंग मतलब एक लैंड ओनिंग पर्सन 5 प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीद सकता है और उसने 7 खरीद रखी है, तो ये जो सरप्लस अमाउंट है 2 का ये उसको गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। जो कंसर्न लैंड ऑनर से इनको ये इसलिए क्या करते थे, अपना पहले ही ना सरेंडर करने से अच्छा क्या करते थे वो कि वो सीधा सीधा दे देते थे, ठीक है। वो कहते थे कि मैं अपने बेटे के नाम कर देता हूँ, बेटी के नाम पे कर देता हूँ, पत्नी के नाम पे कर देता हूँ। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि बेनामी ट्रांसफर्स करते थे ये, ठीक है। इन ट्रांसफर्स का ये नाम नहीं लिखते थे, किसी को भी दे देते थे, लाइक रिलेटिव्स को, सर्वेंट्स को दे देते थे। अब क्या होता था कि अगर मान लो किसी भी आदमी ने अपनी विमेन के साथ, अपनी पत्नी के साथ डाइवोर्स कर लिया है, पर स्टिल वो क्या करेगा, लाइक फिर भी उसके साथ रहेगा, क्योंकि विच विल अलाउ अ शेयर फॉर अनमैरिड वुमेन फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय अ फैमिली। इससे क्या होगा, क्योंकि अब विमेन के नाम पे तो कर चुके हैं, तो विमेन आराम से उस प्रॉपर्टी पे अपना हक जमा सकती है और इसकी मेहनत की कमाई थी वो ले जा सकती है। तो दैट्स वाई वो क्या करेगा कि उसी के साथ रहेगा। डाइवोर्स हो गया पर एक ही घर में रहना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर्टी का चक्कर है, ठीक है। ये लूप होल से। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भूदान मूवमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो भूदान का मतलब क्या है, लैंड आप गिफ्ट कर दे रहे हो किसको, और ये जान के कर रहे हो आप, आपसे कोई इनवॉलेंट्री नहीं करवा रहा है, ये वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। इस मूवमेंट ने क्या करा था, लैंड ऑनर्स को वॉलेंट्री मतलब इच्छा अनुसार बोला था कि आपने अपना लैंड लैंडलेस पीपल को दे दो। और ये मूवमेंट किसने शुरू किया था, विनोबा भावे ने। क्यों शुरू किया होगा, काफ़ी सारे लैंड ओनिंग क्लासेस हैं, उनकी अलग अलग लाइक सफरिंग्स हैं, उनको देखते हुए उसको सॉल्व करने के लिए दे हैव डिसाइडेड कि ठीक है हम मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये 12th क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान से समझना। एक्सप्लेन एग्रेरियन सोसाइटीज़ इन टर्म्स ऑफ क्लास एंड कास्ट। क्लास और कास्ट के टर्म्स में आपको एग्रेरियन सोसाइटी को इलेबोरेट करना है। तो कह रहा है कि अगर मैं क्लास की बात करूँ तो एग्रेरियन सोसाइटी लैंड ऑनरशिप पे बटी हुई है, क्योंकि एक तरफ मीडियम और लार्ज लैंड ऑनर्स हैं और एक तरफ लैंडलेस लैंड ऑनर्स हैं। मतलब एक तरफ वो लोग हैं जो एग्रीकल्चर लेबर हैं, ठीक है। मीडियम और लार्ज लैंड ऑनर्स डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चरल लेबरर्स पैसा कमाएंगे ही नहीं, ठीक है। इस वजह से वो दूसरों के लैंड में काम करेंगे। दूसरा पॉइंट देखो, जिसकी वजह से डेफिनेटली
जो लैंडलेस लेबरर्स हैं इनकी जो जॉब है वो बड़ी इनसिक्योर हो जाएगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगी और लो इनकम्स भी होगी। ठीक है। सेकंड कैटेगरी जो है आपकी वो है टेनेंट कल्टिवेटर की, जो अपना लैंड ऑनर्स के पास लीज करा देगा एंड अर्न लो इनकम एज दे पे ऑफन एज मच ऑफ द इनकम फ्रॉम द कल्टिवेशन टू लैंड ऑनर्स एज रेंट। लीज करा दिया ना, लीज पे अब क्या होगा, वो थोड़ा बहुत जो भी कमाएगा उसका 50 to 75% तो उसको देना पड़ेगा एज अ कर्जा, एज अ डेट देना पड़ेगा। ठीक है। अगला है कि ये हो गया क्लास का डिवीजन। तो क्लास के डिवीजन में आपने देखा कि एक तो हो गया मीडियम और लार्ज लैंड ऑनर्स और एक हो गया लैंडलेस लेबरर्स, दूसरा हो गया टेनेंट कल्टिवेटर। ठीक है। अब आता है आपका कास्ट पे। कास्ट ने क्लास को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला, क्योंकि इन जनरल द लैंड ऑनर्स बिलोंग टू द डोमिनेंट कास्ट और द अपर कास्ट। फॉर एग्जाम्पल द जाट्स एंड राजपूत ऑफ यूपी, ये अलग अलग नाम है कि जैसे कि आप देखते हो कि अक्सर यही होता था कि जो लैंड ऑनर्स होते थे वो अपर कास्ट पीपल होते थे, जो ऑब्वियसली किसी भी पर्टिकुलर लैंड पे राज कर रहे होते थे। जैसे यहाँ अलग अलग नाम है, जाट्स एंड राजपूत ऑफ यूपी, वो कालीगास एंड लिंगायास इन कर्नाटका, कामास एंड रेड्डीज इन आंध्र प्रदेश, जाट्स एंड सिख्स इन पंजाब। ये सारी डोमिनेंट कास्ट जो थी स्ट्रॉन्ग थी, सिर्फ पॉलिटिकली सोशली ही नहीं इकोनॉमिकली भी थी और पावरफुल भी थी, जिसकी वजह से इजीली यहाँ पर जो लोअर क्लास थी, जो अनडोमिनेंट कास्ट थी, वो कहीं से भी अपनी पोजीशन नहीं बना पा रही थी। ठीक है बच्चे, आगे देखो। सिमिलरली द मीनियल और एग्रीकल्चर लेबर आर प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द लोअर कास्ट, ये मैंने अभी आपको बताया। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है SC और ST और OBC। ये देखा जाता है कि क्लास एंड कास्ट आर इंटरवाइंड। डेफिनेटली क्लास और कास्ट इंटरवाइंड हो रही है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि क्लास जो है वो लैंड से आप जोड़ कर देख रहे हो, ठीक है, और कितना प्रॉफिट कमा रहे हो वो देख रहे हो। वहीं कास्ट जो है वो क्लास का रोल दिखा रही है कि हमने कहा कि अपर कास्ट ही, डोमिनेंट कास्ट ही तो लैंड ले रही है और तो कोई लैंड ले नहीं रहा। तो एग्जाम्पल ऐसे हल्पाती सिस्टम इन गुजरात एंड द जीता सिस्टम इन कर्नाटका शो दैट कास्ट सिस्टम अफेक्ट द वंस ऑल्सो। ये शो करता है कि कास्ट सिस्टम किस तरीके से लोगों को अफेक्ट करता है, और इन सिस्टम्स ने पुअर्स को लैंड ऑनर्स के साथ डेफिनेटली टाई किया, जिसकी वजह से एक बॉन्डेड लेबर बनी। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंस। ये भी आपका लॉन्ग है, मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली था कि आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर में एक तरीके का ट्रांजिशन ला के रख दिया था, बिकॉज आप ये कह सकते हो HYV सीड्स आ गए थे, फर्टिलाइजर्स आ गए थे, इन सब चीज़ों ने एकदम से सब शिफ्ट कर दिया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने बेसिकली कंट्रीब्यूशन किया था मिडिल क्लास पेजेंट्री के लिए, जिनकी लैंड से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी और एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। ग्रीन रेवोल्यूशन ने ट्रेडिशनल पैटर्न को चेंज कर दिया। अब आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर मिल रही हैं, आपको वेल से उठा के पानी नहीं डालना है, ठीक है, लेकिन द फैमिली मोड ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यूड बट अथॉरिटी पास फ्रॉम द ओल्डर टू द यंगर जनरेशन। ऑब्वियसली यंगर जनरेशन प्रैक्टिकल होती है ना व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, तो आप जो वही फैमिली सिस्टम जो था वो अब यंगर जनरेशन्स ने अपने हाथों में ले लिया था कि हम करेंगे ये सब। जो न्यू एग्रीकल्चर आया था इसमें स्किल्स चाहिए थी, जहाँ पे पेजेंट्स नेगोशिएट करते थे बैंक्स के साथ, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ, मार्केट्स के साथ, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो नेगोशिएशन अलाउ हो गया था। पहले ये नहीं होता था, पहले जो मनी लैंडर्स वगैरह होते थे अपनी मनमानी करते थे, इनको एक्सप्लॉइट करते थे, पर अब ये सब चीज़ें इरेज हो गई थी। अगला पॉइंट देखो, द न्यू पेजेंट वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एक्सपर्ट एंड टेक्नीशियन। उनके पास ये चॉइस भी थी, उनको एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं जो जिनके पास जाके वो पूछ सकते हैं कि इरिगेशन यहाँ पे कितनी करनी है, कैसी मिट्टी से करनी है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ क्या है, सीड्स का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। और ये भी डेफिनेटली यंगर जनरेशन ही कर रही थी सिखाने का काम, बिकॉज यंगर जनरेशन पढ़ने के लिए जा रही थी, यंगर जनरेशन ज़्यादा एजुकेटेड थी, तो डेफिनेटली जिसकी वजह से एक मिडिल क्लास फार्मर जो था वो एक डोमिनेंट क्लास बनता हुआ नजर आता है, एंड द अपर कास्ट क्लास ग्रुप विच ट्रेडिशनली डोमिनेटेड वाज रिप्लेस्ड। फाइनली इससे क्या होता है, जो अपर कास्ट जो पहले से डोमिनेट कर रहे होते थे उनको मिडिल क्लास बहुत प्यार से कुर्सी से हटा देता है और वहाँ पे राज करने लग जाता है, क्योंकि बेसिकली अपनी स्टेटस और पावर को मेंटेन करने के लिए जो आपके अपर कास्ट फार्मर्स थे वो तो लगे हुए थे, पर मीडियम क्लास फार्मर्स जो हैं उनको अच्छे से टक्कर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दे एम्प्लॉयड अ वेराइटी ऑफ स्ट्रेटेजीज ऑफ कॉपरेशन, कॉम्प्रोमाइजेज एंड कॉन्फ्रंटेशन। ये अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजीज लेके आए, कॉम्प्रोमाइज से जुड़ी हुई, कॉन्फ्रंटेशन से जुड़ी हुई, कॉपरेशन से जुड़ी हुई।
जिसकी वजह से सोशल फोर्सेस जो थी रूरल सोसाइटी में वो धीरे धीरे पोलराइज होने लग गई, माइग्रेशंस होने लग गए, टेंशन्स होने लग गई। सो देयरफॉर आप देखते ही हो कि मिडिल क्लास पेजेंट्री और लोअर क्लास पेजेंट्री का इसकी वजह से डिक्लाइन हो जाता है एंड एक्सप्लॉयटेशन होने लगती है और वायलेंस होने लगता है। क्योंकि पहले ये होता था कि पहले अपर क्लास तो डोमिनेट करता ही था, पर मिडिल और लोअर एक तरीके से ये समझ लो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था। पर अब जब से ये भी अपलिफ्ट करने लग गए हैं तो जिसकी वजह से डिफरेंस बढ़ गया। अब क्या होगा कि अपर और मिडिल ये दोनों मिलके लोअर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल टेंशन तो बढ़ेगी, और जब टेंशन बढ़ेगी तो एक्सप्लॉइटेशन भी होगा और रिवर्ट में वायलेंस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो मेगा सीरीज़ थी सोशियोलॉजी की वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये मेगा सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज CUET की प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस इसी चैनल पे आने वाली हैं। ठीक है, आई जस्ट होप कि आप सब अपनी बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से करें, बोर्ड्स आपका अच्छा हो सोशियोलॉजी का। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।